ट्यूबरकुलोसिस को अगर हम देखें तो यह इसको आम हम टीबी कहते हैं। ये भी एक ऐसी डिजीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसका पैथोजन जो है बैक्टीरिया। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, दो तरह के बैक्टीरिया एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक है माइकोबैक्टीरियम और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम बोविस। यानी दो तरह के बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। बैक्टीरिया जो है इसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये वाला जो बैक्टीरिया है ये नॉर्मली इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के जरिए होता है। लेकिन इसमें हम ये देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स के जरिए इसका ट्रांसमिशन इस तरह होता है कि जब हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं तो स्नीजिंग या कफिंग के अंदर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे रश ज्यादा होता है तो वहां पे जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके एक दूसरे के अंदर ये अमूमन ट्रांसफर हो जाती है बीमारी बड़ी आसानी के साथ। तो आप देखिए ज्यादातर ये ट्रॉपिकल एरियाज, कंजेस्टेड एरियाज, ऐसे इलाकों के अंदर ये बीमारी बहुत कॉमन है। उसके बाद दूसरा जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है इसको अगर देखें तो ये वाली जो बैक्टीरिया है ये स्प्रेड होता है थ्रू मिल्क। जो कॉ का मिल्क होता है अगर हम उसे प्रॉपरली स्टरलाइज ना करें, सॉरी पैस्चराइज ना करें, तो नॉर्मली आप देखिए हम जो मिल्क होता है उसको पैस्चराइज करके फिर पीते हैं। बाद लोग होते हैं वो रॉ मिल्क पीते हैं, जैसे कि डायरेक्टली उसको पीना शुरू कर देते हैं। या अगर इसे प्रॉपरली जो है पैस्चराइज ना किया तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है मौजूद है। अब ये वाला जो बैक्टीरिया है जिसे हम माइक्रोबैक्टीरियम बोविस का नाम देते हैं, जो मिल्क के अंदर होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये दूध के अंदर अगर मौजूद है, हमने पैस्चराइज नहीं किया, तो ये आसानी से जो है वो आगे ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद है इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो है या टारगेट ऑर्गन कौन से। सबसे पहले तो जो ऑर्गन इससे इफेक्ट होती है वो लंग्स होती है। ये बैक्टीरिया जो है जाके लंग्स को जो है वो इफेक्ट करते हैं। दूसरा फिर इसमें गट भी इफेक्टेड हो सकती है। तीसरा बोन्स। ये वो एरियाज है जो कि ये बैक्टीरिया है जो डिजीज है ना वो हिट करती है, जाके लंग्स हो गया, गट हो गया हमारी, या बोन्स हो गए, तो वहां तक ये पेनिट्रेट करता है। अब अमूमन होता ही है कि इसमें जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं वो एक तो अब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो है वो कफिंग होती है, और जो स्प्यूटम है डेफिनेटली विल बी कमिंग आउट विद ब्लड। अक्सर उस खांसी के साथ जो है वो ब्लड वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। और काफी वो रिकरिंग होती है खांसी, लंबे सांस के साथ आती है, बार बार आ रही होती है। जिससे अमूमन क्या होता है कि जो लग्स होते हैं, जो लाए होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो फर्दर हम ये देखें कि इसके अंदर वेट लॉस भी होता है, कंजेशन भी होती है, मतलब चेस्ट पे जो है वो एक वजन सा होता है, बोझ सा होता है। फिर उसके बाद बुखार होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वजन कम हो जाता है इसके अंदर। तो ये बड़ी कॉमन सी इसकी सिम्टम्स जो है वो अपने। अच्छा, उसके बाद में फिर अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसका?
अच्छा, अगर हम डिस्कस करें ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ये जो डिजीज है ऑब्वियसली बैक्टीरियल डिजीज है, तो इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स से। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये बाकी डिजीज की तरह 2 4 8 10 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन या मेडिकेशन करनी पड़ती है। अमूमन होता ये है कि इसमें 20 डेज से लेके बार दफा ऐसा होता है कि 6 मंथ तक जो है वो मेडिसिन करनी। अब अगर इतने लंबे टेन्योर के लिए मेडिसिन खानी है, तो फिर होता ये है कि अगर एक ही मेडिसिन मुसलसल यूज की जाएगी तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट। इसीलिए फिर डॉक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट मेडिकेशंस करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स बदल बदल के देते हैं, ताकि एक तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट ना हो जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है कि शुरू में थोड़ी तेज दी जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी कम कर दी जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया के नंबर्स कम होने शुरू हो चुके हैं। इसलिए फिर इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें एक से ज्यादा टाइप की एंटीबायोटिक्स होती है, कॉम्बो बना के दी जाती है। जैसे कोई 10 दिन यूज करवा ली, कोई 20 दिन यूज करवा ली, या महीना यूज किया है, उसके बाद उसको चेंज कर देना पड़ता है। तो बार बार बदल की मेडिकेशन जो होती है वो की जाती है। अब ऑब्वियसली अगर हम देखें कि इसका प्रिवेंशन क्या हो सकती है, जैसे कि हमने देखा कि ये डिजीज जो है, सबसे बड़ी वजह तो आती है जी कि जो रशी एरियाज है, कंजेस्टेड एरियाज है, वहां पर ये बहुत कॉमन होती है। तो इसीलिए अगर हम किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करते हैं या किसी ऐसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं कि जहाँ पे रश ज्यादा होता है, तो वी शुड वेयर मास्क। हमें जो है वो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। इस तरह हम जब मास्क पहनेंगे तो obviously हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें स्नीज जगह पे कफिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है टिश्यू को यूज करना चाहिए या कवर करना चाहिए अपने हाथों से, ताकि उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे लोगों तक जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। देन उसके बाद अमूमन हम ये देखते हैं कि जो वैक्सीनेशन वगैरह होती है इसके अगेंस्ट, वो भी लोग करवाते हैं, तो अपने आप को वैक्सीनेट भी करवाना चाहिए। फिर उसके बाद देन फर्दर हम ये देखते हैं कि जो लोग दूध पीते हैं, काउ मिल्क वगैरह पीते हैं, तो इसको प्रॉपरली पैस्चराइज करना चाहिए। पैस्चराइज करने का फायदा ये होता है कि जो डिजीज के जो चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह की प्रिवेंशन जो होते हैं उसके अंदर जो है, वी कैन टेक सम स्टेप्स टू अवॉइड दिस डिजीज।